हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चमन सरमन लेक्चर। तो हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताइए जो 2025 बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारे वीडियोज आप लोगों को दिया था जो स्टूडेंट पेपर दे चुके हैं 2024 2023 में, और वहां से वो पढ़कर सामाजिक विज्ञान में 95% 98% तक लाए हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को जो भी क्वेश्चन बताऊंगा सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, और वो रिपीटेड क्वेश्चंस होगा बोर्ड एग्जाम में हर साल जो आते हैं। ठीक है, और ये सामाजिक विज्ञान का एक स्पेशल वीडियो है। ठीक है, आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा सामाजिक विज्ञान का अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया, एक एक क्वेश्चंस को तैयार कर लिया, तो जो आपका 70 नंबर का पेपर आता है आप 70 में 70 करके आओगे। ठीक है, मैं आपको हर एक क्वेश्चन समझाने वाला हूं, चाहे आपका बहुविकल्पीय हो या आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन हो या दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन हो या मानचित्र संबंधित प्रश्न हो, हर एक क्वेश्चन को मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आज के इस वीडियो को लाइक जरूर करना। लाइक का टारगेट है 2000 लाइक का। जितने स्टूडेंट लाइक नहीं कर रहे हैं, रिक्वेस्ट है आप लाइक कर दो। 2000 लाइक तक जैसे भी जाता है मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का ऐसे वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट को मैं पढ़ाने वाला हूं और पढ़ाता भी हूं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना, लिखा हुआ है फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। जो फ्रांसीसी क्रांति है उसका जो प्रारंभ है वो किस वर्ष हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर का है 1788 ईस्वी या 1789 ईस्वी या 1700। देखो 1700 इसको आप चेंज कर लो। ठीक है, क्योंकि एक हमारा 89 है तो इसको आप 90 कर लो। 1790 ईस्वी या फिर हमारा 1787 ईस्वी। तो फ्रांसीसी क्रांति यानी कि फ्रांस की क्रांति, और फ्रांस में जो क्रांति हुई थी वो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रांस की क्रांति के कारण, फ्रांस की क्रांति के प्रभाव, और फ्रांस की क्रांति कब हुई ये ऑब्जेक्टिव में, तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रांस की क्रांति। ठीक है, 1789 ईस्वी में हमारी फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण का मुख्य भूमिका किसकी थी या किसका था। जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसमें जो मेन था मुख्य भूमिका यानी कि मेन किरदार किसका था। बिस्मार्क का था या फिर हमारा विलियम प्रथम या हिटलर का या मैथ्सनी का। तो ऑटोमान बिस्मार्क, जिसे हम लोग बिस्मार्क कहते हैं, उन्हीं का था जर्मनी के एकीकरण में सबसे मुख्य भूमिका, सबसे मेन भूमिका। ठीक है, तो वो था हमारा बिस्मार्क जी का। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, नेपोलियन का पराजय कब हुई। जो नेपोलियन है उनका पराजय कब हुआ, 1814 में या 1815 में या 1886 में या फिर 1817 में। तो नेपोलियन जो थे उनका पराजय कब हुआ था, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो नेपोलियन का पराजय जो हुआ था वो 1815 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1815 ईस्वी में नेपोलियन का पराजय हुआ था। ठीक है, नेपोलियन का पराजय। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो कब चलाया गया था, 1920 में या 1927 में या 1930 में या 1935 में। तो माय डियर स्टूडेंट, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो हमारा कब चलाया गया था, 1930 ईस्वी में। कब चलाया गया था, 1930 ईस्वी में हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। और ये आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। पेपर में आग लगा दो, एक एक नंबर करके आओ, एक भी नंबर छोड़ के नहीं आना है, और आप लोगों को अच्छे से तैयारी करना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। आ चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या पूछ रहा है, देखो ध्यान से। इसमें पूछ रहा है हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक हैं। हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक कौन है, सरदार पटेल या फिर हमारा गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक कौन है, सभी को पता होगा। हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक कौन है, महात्मा गांधी जी। कौन है, महात्मा गांधी जी हैं हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक। ठीक है, समझ में आ गया ना क्वेश्चन नंबर 5 तक, कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन या स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना है वो किस वर्ष में हुई थी, 1885 में, 1904 में या 1857 में या फिर 1855 में।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना है वो हमारा हुआ था 1885 ईस्वी में। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अधिवेशन हुआ था, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ था और बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है महामंडी का आरंभ किस वर्ष हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं भाई, हर साल हर पेपर में आप देखोगे यहां से 10-15 क्वेश्चंस जो मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। और आपको पढ़ना है, इन सारे क्वेश्चंस को नोट्स करना है। अभी आप नोट बना लो, बोर्ड एग्जाम के टाइम ये बहुत ज्यादा काम आएगा। तो 1919 में या 1924 में या 1929 में या 1934 में, तो महामंडी का प्रारंभ कब हुआ था मेरे स्टूडेंट? सभी को पता होगा, तीसरा चैप्टर 1929 में महामंडी का प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। 8 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वाशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क या ऑस्ट्रिया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय हमारा कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 8 है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो स्थित है वो न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है, न्यूयॉर्क में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध, देखो आपको ये जरूर तैयार कर लेना, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ। जैसे महामंडी का आरंभ कब हुआ, ऐसे प्रथम विश्व युद्ध भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1914 में या 1939 में या 1919 में या 1942 में। तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ मेरे स्टूडेंट? 9 नंबर क्वेश्चन, 1914 में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ। कब हुआ था? 1914 में हमारा प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा 9 क्वेश्चन हो चुके हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में हिट करेंगे, वही क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं। चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई थी? औद्योगिक क्रांति जो है वो किस देश से प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन नंबर का अमेरिका, रूस, इंग्लैंड या चीन। तो औद्योगिक क्रांति जो है वो किस देश से प्रारंभ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 10। तो औद्योगिक क्रांति जो है वो इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ था। कहां से? इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन है गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी रचना आपको पता है कि नहीं पता है? पता होना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर, कैलाश वासनी देवी, ज्योतिबा फूले या राम स्वामी नायकर। तो गुलामगिरी के जो रचनाकार या लेखक हैं वो ज्योतिबा फूले थी, ठीक है, ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 नंबर, पेरियार रामस्वामी नायकर कौन थे? पेरियार जो रामस्वामी नायकर हैं वो कौन थे? एक वैज्ञानिक थे या शिक्षाविद थे या समाज सुधारक या लेखक? तो पेरियार रामस्वामी नायकर कौन थे? 12 नंबर क्वेश्चन, तो वो एक समाज सुधारक थे। कौन थे? एक समाज सुधारक थे, ठीक है, समाज सुधारक। 12 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। 13 नंबर क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण होता है, भूमि का कटाव होता है, भूमि का बहाव होता है, उसका जो मेन रीजन है, मुख्य कारण है, वो क्या है? गहन खेती, वन उन्मूलन, अधिक सिंचाई या अति पशुचारण। तो पंजाब में आपको बताना है माय डियर स्टूडेंट, भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था पंजाब में? तो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण है वो अधिक सिंचाई के कारण होता था। किसके कारण? अधिक सिंचाई के कारण पंजाब में भूमि निम्नीकरण होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा है? कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा अच्छी होती है, ये आपको बताना है। काली मृदा या लाल मृदा या जलोढ़ मृदा या लेटराइट मृदा। तो का से कपास और का से काली मृदा, ठीक है। तो कपास की खेती के लिए सबसे बेस्ट जो होता है वो काली मृदा होती है, और कपास की खेती के लिए काली मृदा। और काली मृदा कहाँ पाई जाती है? 3 राज्यों का नाम, ये आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चंस में आता है। हो सकता है अभी आगे बताया जाए, लेकिन याद रखना कपास की खेती के लिए काली मृदा, और काली मृदा 3 राज्यों का नाम बताओ जहां जहां पाया जाता है काली मृदा, ठीक है। तो ये 14 क्वेश्चन हो चुके हैं और मैं आपको बहुत जल्दी समझा रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बचत हो और नेक्स्ट सब्जेक्ट को भी दे सको, ठीक है।
अगर मैं आप लोगों को थोड़ा जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूं और समझ में भी आ रहा होगा। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है? असम में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश? तो सुंदरवन जो हमारा राष्ट्रीय पार्क है वो किस राज्य में स्थित है? ये हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। और सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो हमारा है वो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में हमारा सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पाया जाता है। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग जो है वो समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? समुद्री जल मतलब ये मतलब जल है तो उसमें कितना परसेंट समुद्री जल, और उतना परसेंट समुद्री जल है और जो पीते हो उतना बचता है बस। 95%, 96%, 97.5%, 98%। तो 97.5% या 5% जो है वो समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है और पीने के लिए बस बहुत कम है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया, कितने क्वेश्चंस हो गए? 16 क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें थोड़ा सा ध्यान से, इसमें से कौन सी रबी की फसल है? चावल है, मोटे अनाज या ज्वार, और ये नीचे है चना या काला चना। इसलिए मैंने काटा है क्योंकि चना या काला चना ही हमारी रबी की फसल है, इसलिए मैंने इस ऑप्शन को हटा दिया था, तिल को। ठीक है। तो थोड़ा सा फोकस करना, ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? कौन सी जो है एक रेशेदार की फसल है? जूट है, कॉफी है, जो है रबर है। तो कौन सी फसल है जो एक रेशेदार फसल है, रेशे जिसके अंदर रेशे पाई जाती हैं? ये क्वेश्चन नंबर 18 है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। और जो हमारा रेशेदार फसल है, देखो आपने जूट में रेशे नहीं जूट में रेशे देखा होगा, कॉफी में नहीं, जौ में नहीं, रबड़ में नहीं, जूट में रेशे होते हैं छोटे छोटे। ठीक है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा। ये देखो 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परंपरागत स्रोत है? कौन सी ऊर्जा है जो एक परंपरागत स्रोत है? सौर ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा? तो इन चारों में से जो हमारा है वो कौन सा है जो एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो वो कोयला है। पुराने समय से ही हम लोग कोयला का प्रयोग कर रहे हैं और ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है। जो बहुत पुराने समय से है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 19 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। 20 नंबर क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? कौन सा उद्योग है जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? ठीक है। चूना पत्थर को, एल्यूमिनियम, सीमेंट, चीनी या फिर मोटर गाड़ी। तो इन चारों में से जो हमारा कौन सा है जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो आप लोगों को पता है सीमेंट जो है वो चूना पत्थर का बनता है और उसका बिजनेस बहुत ही बड़ा है और इसी को हम लोग चूना जो है, सॉरी सीमेंट जो है इसको हम लोग प्रयोग करते हैं कच्चे माल के रूप में। ठीक है। समझ में आ गया ना 21 नंबर क्वेश्चन तक? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो भैया बता दो, अभी हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। 21। अब निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? पाइपलाइन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन। तो इन चारों में से कौन सा है जो परिवहन भारत में प्रमुख साधन है? पाइपलाइन तो उतना ज्यादा प्रमुख है नहीं, रेल परिवहन है बट उतना ज्यादा प्रमुख नहीं है, वायु परिवहन भी है बट उतना ज्यादा प्रमुख नहीं है जितना हम लोग सड़क परिवहन का प्रयोग करते हैं। हमेशा सड़कों का यूज किया जाता है। अभी तो वायु परिवहन में मैं खुद नहीं गया हूं, आप लोगों को क्या बताएं। ठीक है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? कौन सा है जो एक बहुसंख्यक वर्ग है? तमिल, ईसाई, सिंघली या मुस्लिम? तो इन चारों में से कौन सा है जो श्रीलंका में एक बहुसंख्यक वर्ग है, ये आपको बताना है। ठीक है। तो कौन सा है? सिंघली है या तमिल है या मुस्लिम है या ईसाई है? तो जो हमारा एक बहुसंख्यक वर्ग है इन चारों में से वो सिंघली है। कौन सा है? सिंघली जो है एक बहुसंख्यक वर्ग है श्रीलंका में और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है 22 नंबर क्वेश्चन तक। 23 नंबर क्वेश्चन आ जाओ, भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी। भारत में जो पंचायती राज्य है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 में, 1990 में, 1992 में, 2004 में। तो भारत में पंचायती राज्य की स्थापना जो है वो कब हुई थी? भारत में आपको बताना है। तो भारत में जो पंचायती राज्य की स्थापना है वो 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? कौन सा है जो एक संघीय सूची का विषय है?
रक्षा, कृषि, व्यापार, शिक्षा। तो कौन सा है जो एक संघीय सूची का विषय है, मतलब इन चारों में से हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है। और आप लोगों को पता होगा कि इन चारों में से कौन सा है जो एक संघीय सूची का विषय है। तो जो रक्षा है ना, रक्षा, वो एक संघीय सूची का विषय है। कौन है? रक्षा जो है वो एक संघीय सूची का विषय है। और ये हमारे 24 क्वेश्चन हो चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। और अब हम लोग देखते हैं और भी क्वेश्चन हैं हमारे पास। ऑब्जेक्टिव 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर ध्यान से देखो माय डियर स्टूडेंट। इसमें क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है। कौन सा है जो एक बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? ठीक है, कांसीराम, साहू महाराज, BR अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले। तो इन चारों में से कौन है जो एक बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? तो वो है कांसीराम, जो एक बहुजन समाजवादी पार्टी का संस्थापक है। बहुजन समाज पार्टी आप लोग जानते ही हो, ठीक है, हर एक अलग अलग पार्टी होता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 5 सितंबर को, 14 नवंबर को, 15 अगस्त को। तो देखो 15 अगस्त को तो मनाया नहीं जाता, 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है, 14 नवंबर को शायद नेहरू दिवस होता है, 10 दिसंबर को जो है वो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसी देश की विकास को निर्धारित करने का आधार है? स्वास्थ्य और शिक्षा। स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर जितना अच्छा होगा उतना अच्छा विकास होगा। तो ये है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय भी जरूरी है। व्यक्तियों का साक्षरता दर वो भी जरूरी है। इनमें से सभी जरूरी है। स्वस्थ व शिक्षा के स्तर भी जरूरी है, प्रति व्यक्ति आय भी जरूरी है, व्यक्ति का साक्षरता स्तर भी जरूरी है। इसमें से सभी, तो सभी वाला आप टिक लगा दो बस। 28 नंबर क्वेश्चन कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन की गतिविधि है। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, सूचना प्रौद्योगिकी। तो प्रा से प्राकृतिक और प्रा से प्राथमिक, तो प्राथमिक क्षेत्रक हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया 28 नंबर क्वेश्चन तक। अब हम लोग आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में जो करेंसी नोट है वो कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय, सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो भारत में जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट नहीं, वित्त मंत्रालय और सरकार नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट ऑब्जेक्टिव है, वैश्वीकरण के जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है सभी लोगों ने, विकसित देश के लोगों ने, विकासशील देश के लोगों में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो हमारा विकसित देश के लोगों ने वैश्वीकरण के जीवन स्तर में सुधार पहुंचाई है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव मैंने जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड एग्जाम में, डोंट वरी, आप लोग बस मेहनत करते रहो। अब आ जाओ और भी क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लेना, थोड़ा थोड़ा बड़ा होंगे, लघु दीर्घ ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। करोगे ना? तो देखो चलो पहला क्वेश्चन ध्यान से समझो, ये हमारा लघु उत्तरी का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के लिए बारे में संक्षिप्त में टिप्पणी लिखो। एक आता है जर्मनी का एकीकरण और एक आता है इटली का एकीकरण। इन दोनों को आपको बिल्कुल 100% तैयार कर लेना है, ठीक है। तो चलो हम लोग जर्मनी का तैयार कर लेते हैं, इटली का तैयार कर लेना है, ठीक है। चलो देखो, राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के जो विभिन्न इलाका है, छोटे छोटे जो इलाके हैं, उनको जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, ठीक है। मतलब छोटे छोटे जगह को जोड़ने के बाद एक शासक द्वारा संसद राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। मगर ये जो पहल है, यानी कि इस चीज को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। अब इस चीज को जो राजशाही है, वहां के राजा हैं और उनकी जो फौज की ताकत है, उन्होंने मिलकर दबा दिया। उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। अब उनका जो प्रशा के बड़े बड़े भूस्वामी हैं, उन्होंने भी समर्थन किया, क्योंकि वो राजा थे और जो बड़े बड़े भूस्वामी थे वो भी राजा थे। यहाँ जो दब रहा था वो आपके जो गरीब लोग हैं, किसान हैं, ये सारे, ठीक है। भूस्वामियों ने भी समर्थन किया और उसके बाद प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसके बाद जो प्रशा है ना, प्रशा ने
प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण का आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। ऑटो वन बिस्मार्क कौन है? जो ऑटो वन बिस्मार्क हैं, बिस्मार्क, वो इस प्रक्रिया के जनक हैं, जो कि अभी मैंने ऑब्जेक्टिव में भी बताया है। ठीक है, जनक था जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जब जीत हुई तो एकीकरण पूर्ण हो गया। जनवरी 1871 में वारसाय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया और इस तरह 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। अब आपसे कोई पूछे जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, तो 1871 में हुआ था। ठीक है, साथ में आपसे कोई पूछे इसका जनक कौन था, तो वो थे ऑटो वन बिस्मार्क थे। ठीक है, तो जर्मनी का एकीकरण आप लोग भाई स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट करोगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। नोट कर लो, नोट जरूर बना लो। ठीक है, ये मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, आप अपने टीचर या बुक में देखोगे 1-2 पेज में लिखवा देंगे, 2 पेज। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखोगे 1 पेज में बढ़िया से आ जाएगा, और बना के लिख दोगे आपका बढ़िया हो जाएगा 2 पेज में। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब आ जाओ दूसरा क्वेश्चन। रॉलेट एक्ट क्या है? जो रॉलेट एक्ट है वो क्या है? ठीक है, साथ में उसका विरोध कैसे किया गया और उसका परिणाम क्या निकला। उसका विरोध कैसे किया गया, परिणाम क्या निकला, ये भी बताना है। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट जो है वो क्या है? रॉलेट एक्ट 1919 में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना, जो भारतीय लोग थे, जो भारत के लोग थे, उन पर किसी तरह का मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल में जेल में बंद कर दिया जाता था। मतलब जो भारतीय लोग थे, अगर कोई अंग्रेज है उसको इस पर शक है, क्योंकि पहले हमारा देश गुलाम था, तो अगर उनको शक है किसी भारतीय पर, तो वो केवल शंका के आधार पर, ना कोई मुकदमा ना कोई लड़ाई, बस शंका के आधार पर गिरफ्तार करके 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था और 2 साल के बाद उनको निकाला जाता था, केवल शंका के आधार पर। ठीक है, शंका के आधार पर, बस और कुछ नहीं। परिणाम क्या निकला? अंग्रेजों ने राष्ट्रवादी पर दमन शुरू करने के साथ साथ मार्शल लॉ कानून लागू कर दिया। अब मार्शल लॉ कानून के कारण 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड कितना खतरनाक था, कितने किसान मारे गए, कितने सैनिक मारे गए, कितने लोग मारे गए, वो आप गिन नहीं सकते, असंख्य लोग मारे गए थे। और विरोध कैसे जताया गया? भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध निम्न प्रकार से किया गया। विभिन्न शहरों में रैली और जुलूसों का आयोजन किया गया, मतलब विभिन्न जो शहर है उसमें रैली निकाला गया, जुलूसों का आयोजन किया गया। कई शहरों में दुकानदारों ने दुकान बंद करके अपना विरोध जताया। बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां दुकानदार ने अपना दुकान बंद कर दिया और अपना विरोध जताया कि इस कानून को बंद करो, इस नियम को बंद करो, क्योंकि ये जो है बिल्कुल बेकार कानून है हम भारतीय लोगों के लिए, क्योंकि ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए। अगर मुकदमा चलाया जाए तो भी सही है कि मुकदमे को जो जीतेगा उसको सजा नहीं मिलेगी, जो हारेगा उसको सजा मिल जाएगा। आप केवल शंका के आधार पर क्यों गिरफ्तार करते हो? जब आपकी गलती हो तो गिरफ्तार करो। 2 साल मतलब 700 से 800 दिन जेल में बंद हो जाओ, तो ऐसा थोड़ी होता है कानून। ठीक है, तो ये हमारा था रॉलेट एक्ट। मैंने आपको रॉलेट एक्ट है क्या वो भी बता दिया, इसका परिणाम क्या निकला वो भी बता दिया, विरोध कैसे जताया गया वो भी बता दिया। ठीक है, तीनों चीज मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई, 3 राज्यों के नाम बताइए। अभी मैंने जस्ट कुछ देर पहले बता रहा था कि 3 राज्य का नाम जहां काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, जहां काली मृदा पाई जाती है। अभी मैंने कुछ देर पहले ही आप लोगों से बात कर रहा था कि कपास के लिए काली मृदा, और मैंने आपको बताया था हो सकता है कहीं आ भी सकता है। तो देखो आ भी गया। 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है और इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। अगर आप लोगों ने मानचित्र में मृदा का मानचित्र पढ़ा होगा, जो मैंने पढ़ा रखा है मिट्टी का मानचित्र, जिसमें मैंने हर एक राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है वो भर के बताया है मानचित्र में, तो वो चीज अगर आप देख लेते हो तो ये सब आसान है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले काली मृदा का रंग काला होता है। अगर ये काला ना होता तो इसकी काली मृदा नाम ना होता। ठीक है, सफेद होता तो सफेद मृदा नाम रहता। तो काली मृदा का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये काला होता है। तो काली मृदा का रंग काला होता है, इसे रेगड़ मृदा भी कहते हैं। काली मृदा को क्या कहते हैं? रेगड़ की मृदा भी कहते हैं। यह लावा जलक शैलों से बनती है। यह मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा,
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। मतलब ये जो मृदा है ये महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, सौराष्ट्र में भी पाया जाता है, मालवा में भी पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ के पठार में भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो देखो मैंने कई सारा राज्य बता दिया। महाराष्ट्र 1 है, दूसरा सौराष्ट्र, तीसरा मालवा, चौथा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार, यानी कि 4 से 5 राज्य बता दिया। हमें बताना कितना था? 3 राज्य, तो सारा याद रखना। पाई जाती है काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। काली मृदा में कपास की खेती सबसे अच्छी होती है और इसे काली कपास की मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम लोग काली कपास की मृदा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया काली मृदा में कौन सी फसल उगाई जाती है और 3 राज्यों के नाम। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इस क्वेश्चन में भी। तो आज अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्या ही दिक्कत है, सारा क्वेश्चन हमें समझना ही है। तो 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। सड़क परिवहन के गुण बताइए। सड़क परिवहन का गुण बताना है, ठीक है, कि कौन कौन से गुण होते हैं। उत्तर देखो, भारत जो है विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। भारत जो है वो जो विश्व है ना, विश्व के सर्वाधिक सबसे ज्यादा सड़क जालों में से एक है। और सड़क परिवहन के 3 प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। और सड़क परिवहन के जो 3 प्रमुख गुण है ना वो निम्नलिखित हैं। पहला, सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। सड़क परिवहन जो है अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी का मतलब होता है एक, जैसे कोई चीज से रोका जाता है ना किसी चीज को, तो वैसे सड़क के द्वारा हम अपने देश को चलाते हैं। तो कड़ी के रूप में कार्य करता है। जैसे सड़क है, रेलवे स्टेशन है, वायु या समुद्री पत्तन को जोड़ती हैं ये सड़कें हैं। ठीक है, सड़कों की निर्माण करने का लागत भी कम है अन्य चीजों का, तथा यह उबड़ खाबड़ भूभागों में भी बनाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। और तीसरा है, यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत अपेक्षाकृत कम होती है। मतलब ये घर घर सेवाएं भी देता है और लागत भी हर एक चीज़ से कम है। अगर आप जो चीज़ सड़क से मतलब छोटी मोटी गाड़ी से लाते हो वही आप जाओ वायु परिवहन से लाओ, आप 10-15 हज़ार लग जाएगा, ये 10-20-50 रुपये में हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत कम है। और ये हो गया सड़क परिवहन है क्या, और 3 लाभ, इनके 3 लाभ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इन सारे क्वेश्चंस में? अगर कोई भी कंफ्यूजन हो बता दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो माय डियर स्टूडेंट्स, संघवाद क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो संघवाद सरकार की एक प्रारूप है। क्या है? संघवाद जो है सरकार का एक प्रारूप है जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उनकी विभिन्न अनुवांशिक इकाइयों की बीच बट जाती है। ठीक है, समझ में आ गया ना? संघवाद क्या है। अब विशेषताएं भी आप लोगों को समझाना ही पड़ेगा क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे हो, अभी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हो, तो कैसे समझोगे? देखो, संघवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहला, यहां सरकार 2 से अधिक स्तरों वाली होती हैं और संविधान, पहला हो गया ना, एक एक को जल्दी जल्दी समझ लो, क्या ही हार्ड है। संविधान की मौलिक प्रावधान को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। चाहे कि एक सरकार अकेले बदल दे तो नहीं कर सकती। ऐसे बदलाव होने के लिए दोनों स्तर की सहमति की जरूरत है। दोनों स्तर की सरकार सहमत होंगे तभी बदल सकते हैं। 3 नंबर, वित्तीय स्वायत्त निश्चित करने के लिए राज्य स्वास्थ्य से अलग अलग स्रोत हैं। फिर इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं और देश की एकता की सुरक्षा करना और बढ़ावा देना तथा इनके साथ की क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। ये हमारे 4 ऐसे विशेषताएं हैं जो हमारा संघवाद का है। और संघवाद की 4 विशेषताएं बहुत हैं और तैयार करने की जरूरत नहीं है, बहुत है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखो माय डियर स्टूडेंट। 6 नंबर, आर्थिक क्रियाओं से आप क्या समझते हो या क्या अभिप्राय है? भारतीय आर्थिक क्रियाओं का वर्णन करो। आर्थिक क्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वे सभी क्रियाएं जिसमें मनुष्य को धन प्राप्त होता है आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे खेती करना, नौकरी करना आदि आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, धन प्राप्त होता है जिससे सुखी होते हैं लोग, पहला आर्थिक क्रियाएं। प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं, प्रकृति के सहयोग से जो आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं उन्हें प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे खनन कार्य, कृषि कार्य तथा मत्स्य पालन, ये प्राकृतिक के द्वारा किया जाता है। द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं, वे क्रियाएं जो प्राकृतिक
उत्पादों की सहायता से विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करती हैं और उन्हें द्वितीयक क्रियाएं कहते हैं। जैसे कपास से कपड़े बनाना, लकड़ी से कागज बनाना आदि, ये सब द्वितीयक क्रियाएं हैं। ठीक है। थर्ड जो हमारा है तृतीयक आर्थिक क्रियाएं, वे क्रियाएं जो किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती बल्कि प्राथमिक व द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के विकास में सहायता करती हैं, उन्हें तृतीयक आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे परिवहन के साधन, बैंक, सीमा, कंपनियां आदि। ठीक है, तो ये तृतीयक आर्थिक क्रियाएं होगी। तो अब मैं आप लोगों को लास्ट में बताता हूँ, ये 6 क्वेश्चंस मैंने लघु उत्तरीय क्वेश्चंस लिए हैं, इसमें एक दीर्घ उत्तरीय भी होगा। अब देखो, अब पूरा सामाजिक विज्ञान खत्म करने के लिए इसका पार्ट 2 वीडियो आएगा। ठीक है, पार्ट 2 में क्या रहेगा, जितने भी आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, जितने भी पूरे बुक में, देखो एक साथ करना बहुत बड़ी बात है। इसको लिखने में मुझे 1-2 दिन लगा है, फिर उसी में आपका मानचित्र वाला रहेगा पार्ट 2 में ही। ठीक है, मानचित्र प्रश्न, तो ये दोनों जब करा देंगे तो कहीं ना कहीं आपका सारा हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये पार्ट 2 आपका जल्दी आएगा जब इस वीडियो पर 2000 लाइक्स हो जाएंगे। मैंने आपको बताया है लाइक करना है 2000 लाइक तक। सारे स्टूडेंट लाइक करो यार, देखते हो 2000 स्टूडेंट, लाइक करते हो केवल 200 स्टूडेंट, क्यों नहीं लाइक करते हो? लाइक करो ना, शेयर करो ना, चैनल को सब्सक्राइब करो ना। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 जल्दी आएगा। तो आज के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।